पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 12 तक पढ़ लिया था। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और फिर 12 से 24 तक पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा था भाग 1 की बात की थी, क्योंकि हम जानते हैं मूल संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अब वर्तमान में 25 हो चुके हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूची हो चुकी हैं संविधान में, और 395 अपने अनुच्छेद है, तो अपन को कंप्लीट करने हैं 395 अनुच्छेद। उसमें से बात करते हैं भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया को क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। वो राज्यों का एक क्या है, संघ है, यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि इसमें राज्यों के अलग होने का प्रावधान नहीं है, राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, वो एक संघ के रूप में ही रहेंगे। आर्टिकल 2 संसद को नए राज्यों की स्थापना करने तथा नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने का अधिकार संसद को कौन देता है, आर्टिकल 2 देता है। आर्टिकल 3 की बात करें, संसद को वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद को आर्टिकल 3 प्रदान करता है। आर्टिकल 4 भारत का क्षेत्र यदि किसी अन्य देश को देना हो तो वह विशेष बहुमत से ही होगा, जबकि ऊपर बताए गए कार्य सामान्य बहुमत से पारित हो सकते हैं। इसका मतलब है जो ऊपर नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, नए संघ की स्थापना, ये तो आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन का है उसके अनुसार भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये कुछ विशेष कार्य हैं, जैसे कि यदि भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए विशेष बहुमत, जो एक तरह से 2/3 बहुमत होता है, उससे ही संपन्न किया जाएगा। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, और इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो कि नागरिकता का जो ये है, नागरिकता ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आर्टिकल 5 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, उससे 5 वर्ष पहले से जो भारत में निवास कर रहा हो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसके अनुसार, आर्टिकल 5 के अनुसार। आर्टिकल 6 क्या कहता है, 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान प्रवासी थे, पाकिस्तान में प्रवासी थे, उन्हें भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। आर्टिकल 7 जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे परंतु बाद में भारत लौट आए, उनकी नागरिकता के संबंध में आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 8 विदेशों में जो भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं, किसी कारणवश रहते हैं, उनकी नागरिकता के अधिकार का प्रबंध आर्टिकल 8 में किया गया है। आर्टिकल 9 यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। ठीक, किसी आर्टिकल 10 के अनुसार किसी भी नागरिक से नागरिकता का अधिकार केवल संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी भी रीति से नहीं छीना जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 11 भारतीय संसद को ही भारतीय नागरिकता के अर्जन व निरसन के संबंध में, यानी कि कुछ इनमें चेंज करने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को ही दिया गया है। अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में पढ़ते हैं अपन मौलिक अधिकार, जिनका वर्णन 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 में क्या है, 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकारों का वर्णन। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से भारत में लिए गए हैं। आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 ये क्या है, राज्य शब्द में की परिभाषा देता है आर्टिकल 12, और एक आर्टिकल 36 भी राज्य शब्द की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13 ये अधिकार देता है कि यदि किसी के साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनका हनन हो रहा है, तो वह न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। न्यायपालिका क्या होती है ये मैं आपको पूर्व वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 14 से लेकर 18 मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 14 से लेकर 18 में आपको संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि यानी कानून।
आर्टिकल 14 के अनुसार हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान माना जाएगा। भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब कि जो ये लोक नियोजन मतलब जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ होती हैं, इनमें जो फॉर्म फिल करते हैं इनमें सभी समान होते हैं, लेकिन एससी व एसटी कैटेगरी को अपवाद स्वरूप माना गया है, इन्हें विशेष रूप से आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। इसमें आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। भारत में सभी को समक्ष समान बनाने के लिए किसी को आप उपाधि प्रदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें सैन्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां देने का प्रावधान है। आर्टिकल 19 से 22 में संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कितना अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 इसमें भी 6 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। 19A की बात करें तो यह भाषण, अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति स्वतंत्र होकर भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति यानी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, प्रेस की स्वतंत्रता है यानी कि जो प्रेस वाले होते हैं ये किसी से भी कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। 19B आपको किसी भी जगह पर एकत्रित होने व शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। 19C आपको समुदाय व संगठन निर्माण की स्वतंत्रता देता है, लेकिन गैंग वैंग बनाने की स्वतंत्रता नहीं देता है। केवल समुदाय व संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। जैसे NGO है, ये भी एक समुदाय है या संगठन ही है, लेकिन गैर सरकारी संगठन है ऐसे। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आवागमन की सुविधा 19D देता है। 19E आपको देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता देता है। और 19F की बात करें, ये संपत्ति का अधिकार है जो वर्तमान में हटाया गया है, और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। क्योंकि संपत्ति में क्या है, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 31 में भी दी गई है, लेकिन इसे भी आर्टिकल 31 को भी हटा दिया गया। उसका मेन कारण है कि गैर कानूनी तरीके से संपत्ति कमाने लग जाते हैं लोग, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए संपत्ति का अधिकार रहा है, लेकिन कानूनी अधिकार कर दिया है इसे वर्तमान में। आप संपत्ति कमाइए, स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन कानूनी रूप से कमाइए। 19G जीविका व व्यापार की स्वतंत्रता देता है। जीविका व व्यापार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 आपको अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण देता है। मतलब कि यदि कोई अपराध भी हो जाए तो उसमें आपके विषय में ही संरक्षण है। कैसे? ये बिना अपराध के आपको दंड नहीं दिया जाएगा, पहली। दूसरा, आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपने अपराध किया हो तभी भी आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी, और अपराध के समय अनुसार ही दंड दिया जाएगा। यदि आपने अपराध 5 साल पहले किया है तो 5 साल पहले उस अपराध के लिए सज़ा का क्या प्रावधान था, वही सज़ा आपको मिलेगी। आर्टिकल 31 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन आत्महत्या का अधिकार नहीं देता है। आर्टिकल 21 के तहत आप स्वतंत्र तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है आपको, लेकिन आत्महत्या का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया है। यह मूल मौलिक अधिकारों का भाग नहीं था, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का भाग नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 22 की बात करें, गिरफ्तारी व नज़रबंदी की अवस्था में संरक्षण देता है। यानी कि यदि आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कानून के तहत, तो आपको पहले कारण जानने का अधिकार है उनसे कि किस कारण हमें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में आप अधिवक्ता यानी कि अपने वकील से सलाह करने का अधिकार है। और तीसरा, आपको उनको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बात करते हैं आर्टिकल 23 से 24 की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यवहार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। आर्टिकल 23 में
मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार और बालकों पर जो श्रम कराया जाता है उस पर साफ साफ प्रतिबंध है। और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 से कम वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें उद्योग धंधों कारखानों खदानों में काम करने पर सख्त मनाही की गई है आर्टिकल 24 के अनुसार। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी अपन सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। टॉपिक विस्तार पूर्वक लेकर आऊँगा मैं इनकी पूरी खोल के। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, चैनल पर बने रहें।